नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई साहिबा का नॉवेल अजीब आदमी। इसकी 4 किस्तें सुना चुका हूँ। आज आपको सुना रहा हूँ 5वीं किस्त। सुनिए, अजीब आदमी की 5वीं किस्त। मंगला 2 बच्चों के बाद भी कई हीरोइनों से ज़्यादा लचकदार और नाजुक थी। उसकी आवाज़ का जादू तो मुल्क भर में छाया था, मगर एक्टिंग से वो बहुत खायफ थी। न जाने किसने ये तजवीज़ पेश की कि बंगाली कहानी के लिए उससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। उसकी बावकार शख्सियत रोल को 4 चांद लगा देगी। मंगला ने साफ इनकार कर दिया और धर्म ने भी जोर न दिया। जरीना की फिल्म के सिवा और सेट पर कोई फिल्म न थी। इतनी छोटी सी फिल्म के बलबूते पर कैसे गाड़ी चलेगी? सबने बहुत कहा मधुबाला या निम्मी को लेकर फौरन फिल्म शुरू कर दी जाए, मगर न जाने धर्म को क्या हो गया था। हाल ही में कहानी के सिलसिले में इतनी बंगाली और मराठी फिल्में देखी थी कि कोई चीज़ जम ही नहीं रही थी। उन्हीं दिनों बम्बई में बैरूनी फिल्मों का एक मेला हो रहा था। धर्म ने कुछ इटली और फ्रांस की शाहकार फिल्में देखी और उन्हें दिल दे बैठा। एकदम से उसे महसूस हुआ वो अब जो भी फिल्म बजा चुका है, सोशल और स्टंट फिल्मों का कचूमर थे। कोई फिल्म इस काबिल नहीं थी कि किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर सके। उसने बड़ी तुंदही से एक वाकई अच्छी कहानी तलाश कर दी। बड़ी दिलचस्प होती है ये कहानियों की तलाश। हर कार्य छोड़ दिए जाते हैं, फिर वक्त मुकर्रर किया जाता है, कहानी सुनी जाती है, दौर भी चलता जाता है, गप्पें होती रहती हैं, इंडस्ट्री के सारे स्कैंडलों पर तबसरा होता है, फिर कहानी चलती है। वही पिटे पिटाए मौजू। जब एक चीज़ मिल जाती है तो इंसान दूसरी की तरफ हाथ बढ़ाता है। जब रोटियों की मोहताजी थी तो बस दौलत कमाने की तरकीबें सोची जाती थीं। फिर दौलत कदमों की लौंडी बन गई तो शोहरत की हवस बढ़ी। वो डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीब्यूटर की बख्शी हुई शोहरत नहीं, इंटेलेक्चुअल तबके की तारीफ। खाह इस सौदे में दौलत से हाथ धोना पड़े। और काली और सफ़ेद दौलत अपनी जाज़बियत खो चुकी थी। हर चीज़ से जी भर गया था। जैसे लंबे सफ़र के बाद गाड़ी इत्मीनान से शेड में खड़ी कर दी जाती है। अजीब उकताहट सी माहौल पर छाई हुई थी। अगर कोई कहानी जी को लगती थी, वो बंगाली कहानी थी, क्योंकि ख़रीद ली गई थी और उस पर कुछ दिनों काम भी हो चुका था। इसलिए जब बहुत उकताहट छा जाती तो उसी को ले बैठते। केशव, जो सिर्फ धूम धड़के वाली फिल्मों में यकीन रखता था, न जाने क्या मसलहत देखी कि वो भी उसी के हक में हो गया। उसने मंगला को पटाने का दिल ही दिल में बीड़ा उठा लिया। दीदी, रोल तुम्हारे सिवा किसी पर नहीं सचता। क्यों जी? तुम तो शरीफ घराने की लड़कियों का फिल्म में काम करना ऐब समझते हो। अरे तो मैं फिल्म में काम करने को थोड़ी कहता हूँ। धर्म जी ये फिल्म कोई मार्केट की मांग पूरी करने को थोड़ा ही बना रहे हैं, एक ऊंची पिक्चर बना रहे हैं। और दीदी, इन साली हीरोइनों से पीछा छूटेगा। आखिर को जवान है, सुंदर है, पोजीशन है। मक्खियों की तरह लड़कियां टूटती हैं,
वो नज़र उठाकर भी नहीं देखते। आपके आगे वो हर किसी को धूल समझते हैं, क्योंकि उनका दिल तोड़ती हैं। मंगला भी कुछ घरदारी से ऊब चली थी, घर की सजावट बनकर रह गई थी, और उस सजावट को देखने की घर वाले को मोहलत भी न थी। कम से कम साथ ही रहेगा। सिर्फ गाने गाकर और कभी कभार शूटिंग में गैरों की तरह बैठने से साथ कहाँ मिलता। अगर काम कर लिया तो कहानी पर भी साथ बैठने को मिलेगा। उछल कूद तो नहीं करनी जो शर्म आए। जब शाम को धर्म आया तो वो बैठी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। बेसाख्ता उसके इंतखाब की दाद दी, मगर क्या फ़ायदा। पैसे भी डूबे, बनेगी कहाँ। क्यों? ऐसा बहुत तो खर्च भी नहीं आएगा। कॉस्ट्यूम और सेट का तो कुछ झगड़ा नहीं, कैरेक्टर भी 4 चाहिए। मगर हीरोइन का बड़ा टेढ़ा सवाल है। नरगिस को ले लो, नहीं। आखिर उससे अच्छा इस रोल को कौन कर सकता है। रोल तो सारा हीरो का है। बड़ी हीरोइन क्यों तैयार होगी। और श्यामा और शकीला के बस का ये रोल नहीं। मंगला सोच में पड़ गई। फिर स्क्रिप्ट खोली, बोली, ये सीन तो बड़ा ही दिल को पड़कता है। जहां हीरो पत्नी की कमर में हाथ डालता है तो वो उसकी नीयत को समझकर होठों पर पल्लू रख लेती है। धर्म ने उसे कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा। बेख्तियार मंगला ने होठों पर पल्लू रख लिया। दोनों हंस पड़े। मंगला का टेस्ट जरूरत से ज्यादा काबिल इत्मीनान साबित हुआ। धर्म में जैसे किसी ने जान डाल दी। दोनों रात रात भर बैठकर सेट बनवाते। मंगला ने धोतियां और ब्लाउज धूल में रगड़कर एन स्क्रिप्ट के मुताबिक तैयार करवाए। एक एक सीन मोती की तरह जड़ा जाने लगा। किसी तरह दोनों की तसल्ली ही न रहती। बार बार सेट उखड़ते और फिर से सीन लिए जाते। पहली बार क्लास पिक्चर बन रही थी। शुरू में तो खूब पब्लिसिटी हुई, फिर बात ठंडी पड़ गई। डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म देखी तो तारीफों के पुल बांध दिए, मगर जाके देवानंद और मधुबाला की फिल्म खरीद ली। धर्म ने जलकर जरीना वाली फिल्म नाज भी देने से इनकार कर दिया। उसकी रिपोर्ट बुरी नहीं थी, मगर बिल्कुल नई हीरोइन और गुमनाम से हीरो अनिल की फिल्म से किसी को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिल्म रुपया बटोरने के लिए नहीं बनाई गई थी, मगर खर्च बहुत बढ़ता जा रहा था, क्योंकि धर्म और मंगला दोनों ही अपनी बात को निभाने पर तुले हुए थे। फिर से न्यू थिएटर की रवायत को दोहराने का कसद था। गाने भी बेहद क्लासिकल रंग में थे और मंगला ने बड़ी जान लगाकर गाए थे, मगर चलते हुए वक्ती गानों की तरह लोग उन पर सर नहीं धुनते थे। फिर ज़रा चलते गाने रिकॉर्ड हुए और वो भी बुझ गए, न इधर के न उधर के। इस उधेड़-बुन में दोनों ही चिढ़ने लगे। बात पर बहसें चल जाती। स्टाफ का दम सूखने लगता। पहले कभी हीरोइन से खटक जाती तो पैकअप के बाद पीछा तो छूट जाता था। यहाँ तो दोनों मोटर में रूठते मनते जाते, मगर जाकर फिर वही सिलसिला चलने लगा। इसी मूड में एक दिन धर्म नाच के सेट पर चला गया। वहाँ जरीना एक भड़कदार ऊदी साड़ी और लाल ब्लाउज पहने
मसनूई जेवर में सर से पैर तक डूबी अनिल के साथ कोई सीन कर रही थी। उसके तेवर देखकर लोगों की वैसे ही जान सूख जाती थी। जरीना तो दांत निकालकर हंस दी, मगर अनिल के पसीने छूट गए। इसे कहो ये बेहूदा ड्रेस जाकर बदले, उसने त्रिवेदी को बुलाकर कहा। मगर कंटिन्यूटी, त्रिवेदी यूं सेट पर फटकारे जाने से नर्वस हो गया। चूल्हे में डालो कंटिन्यूटी, बहुत बेहूदा ड्रेस है। और अनिल बिल्कुल उल्लू का पट्टा लग रहा है, ये 2 रंग की जैकेट क्यों पहना दी। मगर त्रिवेदी पसीना पोंछने लगा। पिछले सीन रीशूट करना पड़ेंगे, तुम्हारी बला से पैसा मेरा डूबेगा। स्टूडियो में खुसर फुसर हो रही थी। ये फिल्म तो उस वक्त सेट पर गई थी जब धर्मदेव पर इंटेलेक्चुअल फिल्म का भूत नहीं सवार हुआ था। ब्लैक एंड वाइट फिल्म में उदय और लाल में क्या फर्क पड़ता है। त्रिवेदी का मुंह फूल गया। धर्म एकदम नरम पड़ गया। अच्छा बाबा, जैसा तुम ठीक समझो, मगर ये ड्रेस तो आप ही ने बनवाया था। अब आप कहते हैं अच्छा चलो सीन लो। वो सेट छोड़कर दफ्तर में जा बैठा। मंगला से बड़े जोर की झड़प हो गई थी। हाँ, अब तुम भी दूसरी हीरोइनों की तरह रोब काटने लगी, उसने जलकर कह दिया और स्टूडियो चला आया। त्रिवेदी तो उसी वक्त सेट छोड़कर जाने वाला था, मगर सबने समझाया कि धर्मजी बहुत परेशान है। आजकल तुम ही उनका लिहाज ना करोगे तो कौन करेगा। कोई नहीं चाहता कि फिल्म खंडित में पड़ जाए। फिल्म अच्छी चल रही थी, सबकी रोजी उसी से लगी हुई थी। मंगला और धर्म की इन फिल्म नैया तो डूबती ही नजर आ रही थी। फिल्म जरा ठंडी होने लगे तो स्टाफ की सिट्टी गुम होने लगती है, कहीं फाजिल स्टाफ की छुट्टी की नौबत ना आ जाए। मगर धर्म ने खुद ही त्रिवेदी को बुलाकर अपनी गलती मान ली। उसी वक्त एक जर्नलिस्ट को फोन किया कि सेट पर आकर कुछ डायरेक्टर की पब्लिसिटी के लिए तस्वीरें ले लो। और जब त्रिवेदी ने हिदायतकारी की पोज देकर तस्वीरें उतरवाई तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। 4 दिन नैया के पुराने सेट की फिर से शूटिंग होती रही। नतीजा कुछ इत्मीनान बख्श ना निकला। इससे तो पुरानी शूटिंग ही अच्छी थी, मगर नया गाना जो रिकॉर्ड हुआ उसे सुनकर सारा स्टूडियो झूम उठा। पता नहीं वाकई गाना लाजवाब था या मसलहत ही कुछ ऐसी थी कि डूबती नैया को संभाला जाए। न जाने क्या हो जाता है, कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंचकर इंसान बिल्कुल ही तन्हा रह जाता है। आसपास उसके नौकर और खुशामदी रह जाते हैं। गर्ज की तो ये दुनिया है, दोस्तों को निभाने के लिए न फुर्सत और न फिल्मी जिंदगी में उसकी मोहलत देती है। साथ काम करने वाले ही दोस्त या दुश्मन हो रह जाते हैं। साथ काम करने वाले ही दोस्त या दुश्मन रह जाते हैं। कभी तो दोस्त भी बातें हाथ बनकर गैर लगने लगते हैं। खुलूस की जगह मसलहत आड़े आ जाती है। वो अपने कुछ पुराने दोस्तों को अपने साथ लाया कि शायद उनकी माफ कीजिएगा, वो अपने कुछ पुराने दोस्तों को अपने साथ लाया कि शायद उनकी सोहबत में फिर वही इमली के दरख्त के नीचे बिताए हुए दिन वापस लौट आएंगे। वही हंसी मजाक, धौल धप्पा, लौंडियों के पुर्जे उड़ाना। मगर बहुत जल्द नौकर और आका का रिश्ता आड़े आ गया।
अगर फिर भी वो दोस्ती बनने पर मुसिर हुआ तो सारे मातहत स्टाफ की नज़र में खटकने लगा। लगाई बुझाई शुरू हो गई और उसका पत्ता कट गया। कभी त्रिवेदी से कैसी बेतकल्लुफ दोस्ती थी। उसके घर खाना खाने जाता तो हमेशा पेट खराब कर लेता। उसके कपड़े बरसों पहने और एहसान उतारने के लिए अपने साथ ले लिया। त्रिवेदी होशियार था और ऐसी हरकत कभी ना की कि स्टाफ को शिकायत होती। वो पीठ पीछे सबके साथ बैठकर हाँ में हाँ मिलाया करता था और धर्म के बारे में उसने बहुत से लतीफ़े ईजाद कर रखे थे। तुम दोनों को छुट्टी की ज़रूरत है। नास की आउटडोर शूटिंग के लिए यूनिट नैनीताल जा रहा है। रणधीर ने धर्म को भी राय दी कि चलो तफरीह रहेगी, मगर मंगला की हमाकत देखिए कि ऐन वक्त पर एक चैरिटी शो में गाने का वादा कर लिया। तुम चलो, मैं 3-4 दिन में आ जाऊंगी। धर्म वाकई थक गया था। वैसे उस दिन सेट पर त्रिवेदी को टोकने के बाद धर्म ने अपनी गलती मान ली थी, मगर फिर भी त्रिवेदी ये नहीं चाहता था कि इंडस्ट्री में यह बात उड़ जाए कि धर्म फिल्म की तरफ से हाथ धो बैठा है, क्योंकि त्रिवेदी को दखलदर माकूलात नागवार गुजरती है। स्टूडियो से हमेशा बात तोड़ मरोड़ कर बाहर फैलाई जाती है। वो धर्मदेव को मानता था, बड़े खुले दिल से उसकी राय मानता था। धर्म की राय हमेशा मुफीद साबित होती थी। वो धर्म ही से नहीं, रणधीर से, कैमरामैन से और दूसरे असिस्टेंटों की राय से भी फायदा उठाता था। फिल्म अच्छी बनी तो नाम उसी का होगा, कोई राय देने वालों को तो नहीं गिनेगा। नैनीताल पहुंचकर वो 2 दिन मुसलसल सोने का प्रोग्राम बनाए रहा। कभी बेताल्लुकी से शूटिंग की तरफ भी निकल जाता। त्रिवेदी उसे देखकर झट डायरेक्टर की कुर्सी पेश करता। बॉस, ये सीन बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा है, ये तुम्हारे लेने का है। वो मस्का लगाता। नहीं भाई, तुम ही लो। अच्छा देखते तो रहो, गलती करूं तो देना एक झापड़। 1 नहीं 2 मिलेंगे। धर्मस्था। शॉट तैयार था। आखिरी रिहर्सल और टेक। त्रिवेदी ने पूछा, कैसा लगा? कुछ समझ में नहीं आया। 1 रिहर्सल और। धर्म का ध्यान न जाने किधर था। कौन सा सीन? वो हीरो बर्फ पर चलता हुआ आता है, किसी के छींकने की आवाज आती है। त्रिवेदी ने सीन का फाइल खोलकर बताया, अच्छा वो सीन, हाँ 1 रिहर्सल हो जाए। हीरो आया, छींक की आवाज आई, मगर उससे पहले ही हीरो ठिठक गया। फिर से त्रिवेदी ने कैमरा ट्रक बैक करवाया। 8 दफा हीरो चलकर आया और 8वां दफा कोई ना कोई गड़बड़ हो गई। अरे बिल्कुल ही ठस है। धर्म ने रणधीर के कान में कहा। 9वीं बार खुदा करके मामला फिट बैठा। हीरो ठीक वक्त पर छींक की आवाज पर ठिठका। झुक कर देखा, बर्फ के तोदे के पीछे हीरोइन बैठी थी, वही छींक रही थी। कौन हो तुम? हीरो पूछता है। लड़की। हीरोइन फिर छींक कर जवाब देती है। क्या कर रही हो? हीरो पूछता है। छींक रही हूं, हीरोइन जवाब देती है। जरीना ने कुछ इस भोलपन से कहा कि धर्म जोर से हंस पड़ा। सारा स्टाफ साथ में हंसने लगा। धर्म की आंखें चमकने लगीं।
रणधीर जोर से हंस पड़ा। सारा स्टाफ साथ में हंसने लगा। धर्म, उसकी आंखें चमकने लगी। रणधीर का चेहरा खिल उठा। उसके लिखे हुए सीन की ऐसी बेसाख्ता दाद, और वो भी धर्म के मुंह से। शॉट ठीक था, लेकिन कह ने बिगाड़ दिया। सॉरी त्रिवेदी, मेरी मिस्टेक, फिर से लो। बॉस, हो जाए ये सीन। त्रिवेदी मस्का लगाने लगा। नहीं जी, डायरेक्टर तुम हो, मैं कौन? धर्म तकल्लुफ करने लगा। धर्म जी, देखो कट्टी हो जाएगी, ये सीन तो लेना ही पड़ेगा। वो अलग हाथ बांधकर खड़ा हो गया। देखो देखो, यूं नाक मस लो। वो जरीना को बताने लगा। ये पहला मौका था कि धर्म बजाते खुद उसे डायरेक्ट कर रहा था। अकीदत से उसकी आंखें छलक पड़ी और वो मुंह देखती रह गई। मुंह क्या देख रही हो? हाँ, यूं नाक मसलकर फिर चीखो। जरीना ने बेसाख्ता चीख मारी। ओफो, ऐसे नहीं, पहले नाक। मगर जरीना छींके जा रही थी। मैं थोड़ी चीख रही हूं, आपसे आप आ रही हैं चीख। वो फिर चीखी। जल्दी करो, वरना बर्फ में अकड़ के मर जाओगी। एक प्याली चाय दो। अरे भाई तुम बैठो, त्रिवेदी ने अनिल से कहा। वो बड़ी मोतरस नजरों से कभी त्रिवेदी को और कभी धर्म को देख रहा था। इतने में एक बादल का टुकड़ा आ गया और सब चाय पीने लगे। चाय के बाद फिर काम शुरू हुआ। रणधीर, ये सीन ओके हुआ था। हाँ, ये देखो, तुम्हारे हाथ का नोट लिखा हुआ है। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ जम नहीं रहा है। मजेदार सीन है, जरा कुछ और होना चाहिए। रेडी? त्रिवेदी ने धर्म से कहा। सुनो, ऐसा करो, तुम दूसरा सीन शुरू कर दो। आज जरा इसे देख लें, कल शूट करेंगे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। त्रिवेदी सीन जमाने लगा। यह सीन बड़ा टेढ़ा था। हीरो टहलता जा रहा है, बाजू से हीरोइन अचानक निकलकर टकरा जाती है। पहली रिहर्सल में जब हीरोइन टकराई तो हीरो का तवाजुन बिगड़ गया। दूसरी दफा जरीना की चप्पल की एड़ी बर्फ में फंस गई और वो लड़खड़ा गई। अब के जो जरीना आई तो अनिल ने बेख्तियार हाथ फैलाकर उसे रोक दिया। वो बेवकूफ़ों की तरह मुंह तकने लगी। जितनी ज्यादा रिहर्सल हुई उतने ही अनिल के हवास गुम होते गए। थोड़ी देर सुस्ता लो, त्रिवेदी ने उसे एक तरफ ले जाकर कहा। सबको गरीब हीरो पर तरस आ रहा था। यही तो मौका है उस पर तरस खाने और हंसने का। 2-4 फिल्में गोड़ के फिर चोटी पर चढ़ जाएगा। फिर मर्जी है, जो कुछ करे। किसी की मजाल ना होगी चूंबी करने की। ऐसे वक्त में लोग बड़े बेरहम हो जाते हैं। अनिल गुमसुम सा एक तरफ बैठ गया। साला धर्मदेव जब सेट पर आ जाएगा सत्यानाश मार देगा। बड़ा नाजुक वक्त था। पुराना हीरो 50 रीटेक करवाए, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है? धर्मदेव बड़ा मुश्किल पसंद है। 4-5 रीलें बन गई तो क्या हुआ? जी में आ गई तो छुरी गर्दन पर फेर देगा। धर्म ने अनिल को खुद रिहर्सल करके बताया।
जरीना भागती आई, टकराने की हिम्मत ना पड़ी, एकदम झिझक गई। अरे, धर्म मुस्कुराया। दूसरी बार आई तो एकदम लगड़ाने लगी, उसके जूतों में बर्फ भर गई थी। तीसरी बार भागती आई, करीब आकर चाल सुस्त हो गई, फिर हौले से टकरा गई। बेहद नादम और खिसियानी, ऐसे नहीं, ये क्या। पहले रुक गई, फिर फुस से टकरा गई। एकदम बेख्याली में भागती आओ और जोर से टकराओ, समझी जी। वो फिर वापस गई। अब कि वो कुलांचे भरती तीर की तरह आई और धाए से धर्मदेव की छाती पर गोली की तरह लगी। जैसे धर्मदेव उसके थप्पड़ ही तो मार देगा। फिर धर्म हंस पड़ा और वो भी हंसने लगी। आंजल खामोश बैठा, सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। रिहर्सल पर रिहर्सल होता रहा। जरीना थककर चूर हो चुकी थी, हाथ पैर बर्फ हो रहे थे। कई बार आंखों तले अंधेरा आ गया। धर्मदेव रिटाई से खड़ा रिहर्सल लिए जा रहा था। आखिरी बार जरीना भागती आई, 6 इंच दूर रुक गई। समझ में नहीं आया बिगड़ते सीन को कैसे संभाले। एकदम सिसकियां लेकर सर धर्मदेव की छाती पर टिका दिया। एक लम्हे के लिए धर्म सन्नाटे में रह गया। फिर उसने जरीना को दोनों हाथों से ऐसे दूर फेंका जैसे वो कोई सांप या बिच्छू हो। वो उसे फटी फटी आंखों से देखने लगी। मारे गुस्से के धर्म का मुंह लाल हो गया और उस सर्दी में भी रोम रोम से पसीना फूट निकला। वो एकदम मुड़ा और त्रिवेदी को सीन लेने के लिए कहकर गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। जरीना को अपनी किस्मत का फैसला मालूम हो गया। वो बर्फ पर हाथ टेके हुए बैठी रही। क्या माजरत, क्या मरने का इरादा है? उठो। त्रिवेदी ने रिहर्सल लेना शुरू किया। 2-4 दफा में अच्छा खासा सीन जम गया। टेक कीजिए ना, आदिल ने कहा। अभी से पैदा निकालो प्यारे, 2-4 फिल्मों के बाद हुक्म चलाना। त्रिवेदी धर्म के पास पहुंचा। वो दराज से बोतल निकाल रहा था। बॉस, शॉट रेडी है, टेक करो। टेक तो तुम्हें ही करना होगा। बस जी, जैसा भी हो ठोक दो। ठोकूंगा नहीं तो पैकअप कर दो। धर्मदेव भी गर्म हो गया। बहुत अच्छा। वो पैर पटकता वापस चला गया। पूरा दिन खाक में मिल गया। केशव उसे ग्लास में बर्फ डाल रहा था और आप ही आप बड़बड़ा रहा था। पहले तो कचरा भर लेते हो, फिर जब घोटाला हो जाता है तो अपना खून जमाते हो। क्या फायदा इन बातों से? कितना कहा, बेकार साले नए हीरो पर पैसा ना बहाओ। न बाहर काम करते हो न अपनी फिल्म में। आखिर सोचा क्या है? धर्म मंगला को कॉल बुक कर रहा था। उसने केशव की बकवास सुनी अनसुनी कर दी। सारा दिन मिट्टी में मिल गया। होटल में मालूम होता था जैसे कोई मौत हो गई हो। रोज शूटिंग के बाद बरामदे में कहों से गूंजा करते थे। माफ कीजिएगा, होटल में मालूम होता था जैसे कोई मौत हो गई हो। रोज शूटिंग के बाद बरामदे कहों से गूंजा करते थे। पीने पिलाने का सिलसिला शुरू हो जाता। 2-4 मेजों पर रमी या फ्लश होने लगता। रणधीर, त्रिवेदी और केशव धर्म के साथ गपशप या दूसरे दिन के प्रोग्राम के बारे में बातें किया करते।
जरीना बहुत जल्दी सो जाया करती थी। कभी अपनी हेयर ड्रेसर के साथ कैरम खेलने लगती, फिर जाके सो जाती। आज वो माँ के पास खामोश बैठी नारियल के तेल से मेकअप उतार रही थी। त्रिवेदी सबसे अलग मुंडेर पर बैठा था। अनिल खत पोस्ट करने जरा नीचे गया था। धर्मदेव को बम्बई की कॉल मिल गई। वो मंगला पर गुस्सा हो रहा था। अरे खाक डालो चैरिटी शो पर, तू फौरन आ जाओ, उसने हुक्म दिया। मगर तुमने खुद कह दिया था रफ़ी बुरा मानेंगे, और मैं जो बुरा मानूंगा। खैर, तुम्हारे बगैर भी तो शो हो सकता है। ओफो, देखो कुछ नहीं देखना है। मंगलू प्लीज आ जाओ, वरना मैं शूटिंग बंद करके आ रहा हूं। ऐसा ना करना, कितना नुकसान आगे ही हो चुका है और हो जाएगा। पोस्टर में नाम दे दिया है, ना जाऊंगी तो लोग बड़ा दंगा मचाएंगे। लता जी से तो रफ़ी साहब की अनबन है, मेरे ही भरोसे पर है, और मैं किसके भरोसे पर हूं? बात क्या है? बात क्या होती? वो चिढ़ गया। नहीं आती तो ना आओ। उसने टेलीफोन पटक दिया। उसे खुद नहीं मालूम था तो वो क्या बताता कि क्या बात है। बाज़ जानवर इतने हिस्सास होते हैं कि आने वाले खतरे की बू दूरी से सूंघकर चौकन्ने हो जाते हैं। एक अनजानी सी उलझन, बेला वजह की झल्लाहट। जरीना जमाल की माँ अपने ही ख्यालात में गुम थी। छोटी छोटी बच्चियों को छोड़कर अल्लाह को प्यारे हो गए थे। पहले मोटर भी की, फिर फर्नीचर नीलाम हुआ, फिर घर भी छोड़ना पड़ा। एक छोटे से घर में बच्चियां फूट फूट कर रोती, जिद करती। शौकिया बच्चियों को डांस सिखवाया था, वही रोजी का जरिया बन गया। स्टेज पर महीने में 2-4 प्रोग्राम हो जाते। बड़ी की 14वें साल ही में शादी कर दी। 3 साल बाद बाकी 2 की भी थोप दी। जरीना सबसे छोटी रह गई। जब दोस्तों के कहने पर फिल्म में काम करवाया तो किसी ने एतराज तक न किया। किसे इतना परवाह थी कि उनसे नाता जोड़ता। 1.5 साल होने को आया इस मुर्दार फिल्म लाइन में, पैर ही नहीं जमने पाए। एक डांस मिला तो उसे भी लोग भूल भाल गए। अब ये फिल्म चल रही थी, इसके भी लाले नजर आ रहे थे। बाहर स्टाफ के लोग सरगोशियां कर रहे थे। दिमाग खराब हो गया। जान कर अपना गला अपनी छुरी से काटता है। ये तो धर्म की पुरानी आदत है, बार बार एक सीन को पीटे जाना, यहां तक कि उसका कछुआ निकल जाए, फिर उठाकर फेंक देना। पूरी पिक्चर दोबारा बन रही है। मगर यही नुस्खा आखिर में कारगर हो जाता तो सारा नुकसान नफे में बदल जाता। धर्म अपने कमरे में अकेला बैठा विस्की पी रहा था। रणधीर और केशव आए। उन्हें उसने टरखा दिया कि नींद आ रही है। आ सकती हूं? एक धीमी सी आवाज आई। कौन? मैं। जी मैं जरीना। वो दरवाजे में से सहमी हुई चुहिया की तरह झांक रही थी। सेट पर ना हो तो ये लड़की किस गजब की एक्टिंग करती है। क्या है? वो आकर चुपचाप खड़ी हो गई। मम्मी की तबीयत तो ठीक है, बैठो ना। वो कुर्सी पर उखड़ी सी टिक गई। क्या कुछ कहना है? जी। तो कहो। वो उसी तरह बेतवज्जही से मैगजीन के वार उलटने लगा। अब रोएगी ये लड़की। वो डरा। अम्मा कहती हैं दिल्ली से ट्रेन पकड़ लेंगे। ट्रेन?
पकड़ लोगी? हाँ, यहां से बस में चले जाएंगे। क्यों? हवाई जहाज से बहुत खर्चा होता है। फिर कल सुबह हम चले जाएंगे बस से, और फिर ट्रेन पकड़ लेंगे। कल सुबह चली जाओगी? हाँ। कहाँ? बम्बई, फिर वहाँ से हैदराबाद। हैदराबाद। और ये जो 5 साल का मुआहदा किया है वो तो खत्म। खत्म? हाँ। आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो तुम्हारा काम नहीं पसंद, तो इससे तुम्हें मतलब? जी, वो चकरा गई। जी जी क्या लगाई है? वो एकदम बिगड़ गया। लाखों का मामला है, गुड़ियों का खेल नहीं। सारा नुकसान तुम भरने को तैयार हो? तौबा, मैं कहाँ से भरूंगी? उसकी आंखें भर आई। तो फिर क्यों बकबक कर रही हो? जाओ, आप सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। तो पिक्चर बंद नहीं होगी? बेख्तियार आंसू बह निकले। किसने कहा पिक्चर बंद हो रही है? सब कह रहे हैं ये फिल्म एक डिब्बे में बंद हो जाएगी। बकते हैं सब। तुम्हें कल के डायलॉग याद है ना? जी। तो बोलो, कौन हो तुम? उसने घुटनों पर हाथ रखकर झुक के पूछा। लड़की। जरीना ने सिसकी ली। यहां इतनी सर्दी में क्या कर रही हो? फिलहाल तो छींक रही हूं। मगर छींक हिचकियों में उलझ गई। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम तो रो रही हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, मेहनत करना पड़ेगी, समझी? जरीना ने सर हिलाया। खाना खा लिया? नहीं, अम्मा ने कहा भूख नहीं, इसलिए मेरी भी भूख उड़ गई। और कोई गर्म कपड़ा क्यों नहीं पहना? मर गई तो जानती हो कितने लाख का नुकसान हो जाएगा। पूरे 3 लाख डूब जाएंगे। न जाने क्यों एकदम जी हल्का हो, माफ कीजिएगा, न जाने क्यों एकदम जी हल्का हो के बड़बड़ करने को जी चाह रहा था। इतने में रणधीर झांका। वो पलट कर जाने लगा तो धर्म ने पुकारा, अरे रणधीर, खाना खा लिया? नहीं, वही पूछने आ रहा था। इस बेवकूफ लड़की ने भी नहीं खाया और अम्मा भी भूखी हैं। ऐसा करो, केशव से कहो हम सबका खाना इधर ही भिजवा दे। क्यों? क्या मार पड़ी? रणधीर ने जरीना की आंखों में झांक कर पूछा। नहीं, आज तो छोड़ दिया है, कहती है सुबह घर जाएंगे। मैंने कहा पिक्चर का नुकसान भर दो, फिर चली जाना। ठीक तो है। रणधीर उसे मूड में देकर खेल पड़ा। अबे ओ केशव के बच्चे, वो चीखता हुआ बाहर लपका। उसकी आवाज की लहक से ही लोग समझ गए मतला साफ हो गया। जरीना को सिखा पढ़ाकर भेजना काम आ गया। कैमरामैन माधवकर ने झट तकिए के नीचे से ताश निकाले और बांटने लगा। धर्मदेव को देखकर त्रिवेदी मुंडेर से उतर आया। धर्म ने यारों की तरफ से गर्दन में हाथ डाला और ढकेलता हुआ सीढ़ियों से उतर गया। जरीना की अम्मा को देखकर बड़ी परेशानी हुई। बंबई की आबो हवा शायद उन्हें रास नहीं आ रही थी। पहले से बहुत ज़ईफ लग रही थी। उन्हें देखकर अपनी माँ याद आ गई। एक उम्र को पहुंचकर सब औरतें एक शक्ल की लगने लगती हैं। अरे अरे उठिए नहीं। उसे देखकर वो उठने लगी तो धर्म ने रोका। उन्हें वहीं सूप वगैरह दे दिया गया और सब वहीं फर्श पर पालती मारकर बैठ गए। अपनी पिक्चर कब शुरू कर रहे हैं? जरीना ने सबको खाना निकाल कर दिया। यहां से जाकर क्यों? काम करने का इरादा है। जरीना ने दांत निकाल कर सर हिला दिया। पछता होगी। क्यों?
सेट पर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, बहुत डांट पड़ेगी, परवाह नहीं। जरीना ने सर झटक कर एक लुट पड़ी, जरीना ने परवाह नहीं, जरीना ने सर झटक कर एक लट रुखसार पर गिरा ली। सोच लो, धर्म का जी चाहा वो लट वापस बालों में उड़स दे। सोच लिया, डांट तो क्या, मार भी पड़े वो भी मंजूर। एक लम्हे को दोनों की आंखें उलझी। धर्म खाने पर झुक गया। भाई गवाह रहना रणजीत, फिर रोने पीटने से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, जरा कम रोती हूं, जरीना तुनक कर बोली। भूल गई आज की रगेद, रणजीत ने छीटा कसा। पहले दिन सभी को डर लगता है, अब डर निकल गया। बिल्कुल, मार डालने से तो रहे, और जब मार ही डाला तो फिर पूरे 3 लाख का पट रहा। जरीना ने हाथ से तलवार चलाई। धर्म ने एक जोरदार कहा लगाया। आपकी पिक्चर सुपरहिट, रणजीत ने सोचा और तरबतर लुकमा मुंह में रख लिया। ऐसा बेपनाह है कहा बहुत दिन बाद सुनाई दिया। धर्म अपने रंग पर आ रहा है, तिरियाक असर दिखा रहा है। बस दो चार हिट लग जाएं, फिर कोई और फीता मिल जाएगा तबीयत भड़काने को। सच तो है, गिरफ्ती का जुआ एक फनकार के कंधे पर नहीं सजता। पाबंदियों में दिल की उमंग नहीं पलती, और जब उमंग ही मर जाए तो फन कहाँ जी सकता है। जब उमंग ही मर जाए तो फन कहाँ जी सकता है। तो ये था अजीब आदमी का 5वां हिस्सा। कल फिर आऊंगा, 6ठा हिस्सा सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, आदाब।